अगर यादव यज्ञ करे तो उससे नाक रगड़वाई जाएगी, चोटी कटवाई जाएगी, पेशाब का छिड़काव किया जाएगा। और यादव अगर अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ करता है तो वो एक हिंदू और उच्च कुल का व्यक्ति बन जाता है। अखिलेश यादव जी जब यज्ञ हवन करते हैं तो वो उच्च कोटि के यादव, यदुवंशी। ये समस्या क्या है कि यादवों ने अगर ललई सिंह को पढ़ लिया होता तो आज ना तो इनके ऊपर मूत्र छिड़काव होता, ना इनकी चोटी कटवाई जाती, ना इनसे नाक रगड़वाई जाती। यादवों को चाहिए कि वो ललई सिंह पेरियार को पढ़ें और अपने आत्मसम्मान को बचाएं। यादवों को यदुवंशी ना होकर अगर पेरियार ललई सिंह यादव हो जाना ज़्यादा बेहतर है। उससे सम्मान, इज्जत और उनका आबरू दोनों बचेंगी। जब यादवों को मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें वो सम्मान, वो इज्जत नहीं दी गई उच्च वर्ण के द्वारा, जब मुख्यमंत्री पद से उनकी विदाई हुई तो गंगा जल से और गौमूत्र से उसका सुदृढ़ीकरण किया गया। टोटी चोर जैसे नारे लगाए गए अखिलेश यादव जी के लिए। यादवों ने तब भी नहीं सीखा। लेकिन कथा करना यादव का धर्म नहीं है। यादव का धर्म है गाय भैंस बकरियों को चराए और दूध ला के मंदिर में चढ़ा दे। ऊंच नीच की जो व्यवस्था आज भी स्थापित है वो किसने स्थापित करके रखी है? भारत की व्यवस्थाओं पर किसका कब्जा आज भी है? कि एक व्यक्ति ने जो करीबन 10-15 साल से चोटी रखाकर बाल लंबे किए। ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वो बाल रखे या चोटी रखे या गंजी रखे, ये उसका अपने व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन अगर चोटी को या बाल रखने को अगर धर्म का नाम दे दिया जाएगा तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो छिन जाएगी। उस व्यक्ति के बालों को काटा गया, उसके सर को मूड़ा गया। फिर कितनी क्रूरता की हद है कि एक महिला ने पेशाब से उसे शुद्ध करा गया। आरोप भी तो हो सकता है झूठा ये। आप कैसे कह रहे हैं? इतनी प्रचंडता से ये मुद्दा चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसके नाम पर ज्ञापन दिए गए, बवाल मचा है। यहाँ तक कि यादव सेना ने रोड जाम किए, इसके लिए धरना प्रदर्शन किए। तो ये आरोप जैसी चीजें हैं। पर जिस धर्म की बात हो रही है उसी धर्म का हवाला दिया जा रहा है कि इसी धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी गैर ब्राह्मण कथावाचक नहीं बन सकता। ये बिल्कुल सही है। तुम्हारे धर्म की नज़रिए से अगर आप देखोगे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन 1949 में जब संविधान सभा की आखिरी बैठक में क्या कहा गया था, उस बात को भी तो ध्यान रखना चाहिए हमें कि आज से और अभी से भारत के अंदर जितनी भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उन्हें शून्य घोषित किया जाता है। 75 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए और आज भी हम उन धार्मिक मान्यताओं को शून्य नहीं कर पाए हैं। तो ये भारत की सरकारों का, भारत के लोकतंत्र का फेलियर है। अगर धर्म आज भी लोकतंत्र पर हावी है तो ये भारत के लोकतंत्र का, संविधान का फेलियर है। संविधान को चलाने वाले, मानने वाले लोगों का फेलियर है। पर मान्यताएं तो हावी हैं आज भी। देखिए, ये वही कह रहा हूँ, ये मान्यताओं का हावी होना ये दर्शाता है कि भारत के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये उनका अनदेखापन है कि वो उस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाए। उन चीज़ों को वो स्वयं संज्ञान लेकर भी वो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन उन्होंने आंखें मूंद ली। देश भर का ब्राह्मण इस मामले को लेकर एकजुट हो गया और धर्म शास्त्रों का हवाला दिया जा रहा है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है नहीं। जब हम धर्म की और ब्राह्मण की बात करते हैं तो उनका व्यक्तिगत क्या है? उन्हें जन्मजात एक पीढ़ी से लेकर और सैकड़ों हजारों पीढ़ी तक उस धर्म से उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है। मुद्दा धर्म का नहीं, आर्थिक लाभ का है। जब उन्हें लगा कि आज अगर एक यादव कथा करने लगा और कल को जब एक चमार कथा करेगा, परसों को एक वाल्मीकि कथा करेगा, फिर गरड़िया कथा करेगा, फिर गुर्जर करेगा, जाट करेगा, अगर इन्होंने हमारा धंधा छीन लिया तो हम क्या करेंगे? हमने और हमारे पुरखों ने तो सदा पूजा पाठ का, हवन यज्ञ का ही तो खाया है। मंदिरों में बैठकर पूजा पाठ के नाम पर तो चलती है पंडिताई। तो खतरे में धंधा पड़ेगा भाई, धर्म नहीं। आप बात को गहराई से समझें। और ये पेशाब कर कर छिड़काव करना पवित्रता के नाम पर, ये क्या है? जैसे आपने कहा देश तो संविधान से चलता है, बिल्कुल, तो इजाजत देता है। बिल्कुल। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 समानता और असमानता को खत्म करने के लिए तो काम कर रहा है। जो असमानता इन लोगों ने स्थापित कर रखी है उसे खत्म करने के तो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। बाल भी यादवों के काटे गए, नाक भी यादवों से रगड़वाई गई, टॉर्चर भी उनको पूरी रात किया गया और FIR भी उन्हीं के ऊपर हो रही है। अपराधी भी उनको घोषित कर दिया गया कि ये फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। और कमाल की बात बताऊं आपको, अभी 2 दिन पहले ही वो है ना धर्मेंद्र यादव जी, उन्होंने भी अपने घर पे हवन यज्ञ कराया। अगर यादव यज्ञ करे तो उससे नाक रगड़वाई जाएगी, चोटी कटवाई जाएगी, पेशाब का छिड़काव किया जाएगा।
और यादव अगर अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ करता है तो वो एक हिंदू और उच्च कुल का व्यक्ति बन जाता है। अखिलेश यादव जी जब यज्ञ हवन करते हैं तो वो उच्च कोटि के यादव, यदुवंशी। ये समस्या क्या है कि यादवों ने अगर ललई सिंह को पढ़ लिया होता तो आज ना तो इनके ऊपर मूत्र छिड़काव होता, ना इनकी चोटी कटवाई जाती, ना इनसे नाक रगड़वाई जाती। पर ये तो कृष्ण के वंशज है ना, जिनकी कथा करते हैं वही तो कृष्ण, उन्हीं के तो वंशज हैं। तो क्या ब्राह्मणों को क्या दिक्कत हो रही है इससे? देखिए ये सिर्फ मान्यताएं हैं, ये सिर्फ मान्यताएं हैं। क्या ललई सिंह यादव नहीं थे? वो कृष्ण के वो भी तो वंशज थे। नहीं, जितनी नफरत यादवों से है ब्राह्मणों को, क्या उतनी नफरत कृष्ण से भी है, भगवान कृष्ण से भी है? मैं इस विषय तो उन्हीं की होती है ना। दरअसल मैं भागवत गीता पर तो वो कसम हाथ पर रख के कसम भी खाते हैं। भागवत गीता को तो वो अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, लेकिन कृष्ण से अगर उन्होंने इतनी नफरत की होती तो आज जो देश के अंदर कृष्ण भगवान के नाम पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो मंदिर हैं जिनमें ब्राह्मणों को, वो बंद हो जाता ना। इस घटना से क्या सबक लेना चाहिए यादव समाज को? यादवों को चाहिए कि वो ललई सिंह पेरियार को पढ़ें और अपने आत्म सम्मान को बचाएं। यादवों को यदुवंशी ना होकर अगर पेरियार ललई सिंह यादव हो जाना ज़्यादा बेहतर है। उससे सम्मान, इज्जत और उनका आबरू दोनों बचेंगी। वो तो कहते हैं हम यदुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं हम। देखिए तो या तो ये वाले यादव नकली हैं या ललई सिंह यादव नकली थे। इनमें दोनों में से एक तो नकली है। या तो अखिलेश यादव नकली हैं और आज वाले यादव नकली हैं, या फिर ललई सिंह यादव नकली हैं जिन्होंने 65-70 बीघा ज़मीन बेचकर एक किताब को बहाल कराने में लगा दी, जो बाद में मुकदमा लड़के उसे बहाल कराया गया है ना। जीते मुकदमा। और आज किताब बड़ी प्यार से आराम से उपलब्ध हो जाती है, सच्ची रामायण की चाबी। उन्होंने श्री राम के बारे में तो लिखा है उस किताब के अंदर, पढ़ना चाहिए ना। या तो ये यादव कहें कि ललई सिंह यादव नकली थे, या ये वाले यादव नकली हैं। कोई तो नकली है। मामले में अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है कि इनका बंगला धोया गया, ये तब भी नहीं सुधरे। इन्हें मंदिर गए, मंदिर को धोया गया, तब भी नहीं सुधरे। जी सही बात है। मैंने भी लिखा फेसबुक पर, जब यादवों को मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें वो सम्मान, वो इज्जत नहीं दी गई उच्च वर्ण के द्वारा, जब मुख्यमंत्री पद से उनकी विदाई हुई तो गंगा जल से और गौमूत्र से उसका सुदृढ़ीकरण किया गया। टोटी चोर जैसे नारे लगाए गए अखिलेश यादव जी के लिए। यादवों ने तब भी नहीं सीखा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर धर्म की रक्षा की बात आ जाए तो यादव सबसे पहले आता है लाठी लेकर। समझ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में स्वागत है यादवों का। हाँ बिल्कुल, ये तो शुरू बात है। मैं तो कह रहा हूँ इन्हें सबक सिखाने के लिए, इन्हें इनके बारे में हकीकत बताने के लिए। क्या ब्राह्मणों का कॉपीराइट है क्या कथा पे? भाई उनका बिजनेस है, वो उनका आर्थिक मुद्दा है। वो अकेले हैं इस देश के अंदर हजारों सालों से। रक्षा करने का उनका अधिकार है। वो धर्म के ज्ञाता। वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म तो वो है जो कृष्ण की जिस भागवत गीता को ये लोग लेकर चलते हैं और उस पर कसम खाते हैं और उसके नाम पर परकम्मा लगाते हैं जाकर गोवर्धन में, उसको ये धर्म कहते हैं इनके हिसाब से। लेकिन कथा करना यादव का धर्म नहीं है। यादव का धर्म है गाय भैंस बकरियों को चराए और दूध लाकर मंदिर में चढ़ा दे। कथा करना नहीं है। वो तो वर्ण व्यवस्था है ना। तो इनके लिए वर्ण व्यवस्था ही है आज भी। तो आप हम जिस उच्च कुल की बात कर रहे हैं, जिन ब्राह्मणों की आज बात कर रहे हैं, ऊंच नीच की जो व्यवस्था आज भी स्थापित है, वो किसने स्थापित करके रखी है? भारत की व्यवस्थाओं पर किसका कब्जा आज भी है? तो फिर शंकराचार्य ठीक कह रहे हैं मुक्तेश्वरानंद है? वो संविधान को मानते ही नहीं ना। हाँ। वो संविधान को मानते नहीं। वो तो चाहते हैं कि संविधान को हटाकर वर्ण व्यवस्था लागू किया जाए। है कि गैर ब्राह्मण अगर कोई भी व्यासपीठ पे बैठेगा तो वो धर्म के खिलाफ जाता है। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। ये वर्ण के खिलाफ हो जाएगा, ये धर्म के खिलाफ हो जाएगा, यानी कि ये इनकम के खिलाफ हो जाएगा, उनकी व्यवस्था के खिलाफ हो जाएगा। जो मंदिरों में हजारों करोड़ रुपए का धन आ रहा है उसका मालिक ब्राह्मण ना होकर फिर यादव बन जाएगा। अगर ब्राह्मण का यही काम है पूजा पाठ कर्म कांड करना, तो फिर सिर्फ ब्राह्मण का काम पूजा पाठ के साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट पर उसका कितना % कब्जा आप देखिए। प्रधानमंत्री पीएमओ हाउस के अंदर कितना बड़ा कब्जा है आप देखिए। जातीय वर्गीकरण का हिसाब किताब देखिए। आज भी ब्राह्मणों के लिए अगर हम बात करें तो आप देखिए जितनी भी देश के अंदर उच्च व्यवस्था है वहाँ पर छांट के ब्राह्मणों को सेट किया जाता है। देश के कुलपति जितने भी हैं उनमें देखिए कितनी व्यवस्था ब्राह्मणों के लिए है। इसे कह सकते हैं कि जाति के नाम पर अगर भारत के अंदर किसी को आरक्षण है तो ब्राह्मण के लिए है। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से यादव समाज तो काफी
वर्चस्व में रहा है, लेकिन सामाजिक आधार पे तो वो वहीं का वहीं है। देखिए आज भी ऐसी घटना देखते हैं। देखिए कोई सुधार ही नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत है यादव, हम्म, लेकिन पूर्वी में इटावा के पल्ली तरफ हम जब जाएंगे, हम्म। इटावा का थोड़ा सा क्षेत्र भी मजबूत हो सकता है। अरे सर अखिलेश पूरा मजबूत तो है, मैं मैनपुरी सैफ है, ये तो सब वही है ना। ठीक, मैं कह रहा हूँ इससे आगे जाओ ना, थोड़ा सा और आगे जाओ, आजमगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, उसके बाद बाराबंकी, बस्ती, गोंडा, बलिया, देखो जाके वहाँ की स्थिति। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के बाद दम आया तो ये अपने आप को क्षत्रिय बन गए, और जब इन्हें ये भूल हो गई कि ये क्षत्रिय बन गए तो इन्हें सबक सिखाने के लिए ये ब्राह्मणों ने ऐसा किया। और इससे इन्हें ये पॉजिटिव थिंक में लेना चाहिए। इन्हें अपने आप में अपने बाप को बाप कहें तो ज़्यादा बेहतर है। ललित सिंह यादव को क्यों नहीं मानते, ये पेरियार को क्यों नहीं पढ़ते? क्या ललित सिंह यादव नकली थे? उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, उस व्यवस्था के खिलाफ अगर एक यादव खड़ा था तो वो ललित सिंह यादव थे। और आज भी अगर यादवों ने ललित सिंह यादव को अगर ढंग से पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश के अंदर क्रांति खड़ी हो जाएगी। पेरियार की क्रांति जो इस समय शांत हो गई है वो दोबारा से जीवित हो जाएगी। और पेरियार से इस देश की सारी व्यवस्था डरती है, जो वर्ण व्यवस्था है वो पेरियार से डरती है।